हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के पेपर के एनालिसिस की, यानी 4 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ, यानी आज जो आपका पेपर हुआ है, उसमें देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए हैं और किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर पिछला एनालिसिस आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ फैक्ट्स ऐड करती हूँ मैं, जो कि आपके रिविज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे पहले के वीडियोस ज़रूर देखें, जो भी एनालिसिस के वीडियो हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार मैं उसी से संबंधित सेम फैक्ट्स लेकर नहीं आ सकती, क्योंकि सब वीडियो में मैं ऑलरेडी वो चीज़ बता चुकी होती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, और अगर आपका पेपर आने वाला है, यानी नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके आज के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, और जितने क्वेश्चन मुझे पता चला है उन सभी के सटीक आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए आपके झूम खेती से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर है कि मिजोरम में झूम खेती कहाँ होता है, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी। सिर्फ मिजोरम में ही नहीं होता है, इसके अलावा भी होता है, और उसको कई नामों से भी जाना जाता है। देखिए मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बिल्कुल सही है ये भी ऑप्शन। उसके बाद है कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो गहरी जुताई नहीं किया जाता है। एक ही खेती में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कूट में अगर आप आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी होगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी को देखिए हम लोग कौन से खेती के नाम से जानते हैं, स्थानांतरी खेती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो झूम खेती का एक और नाम है स्थानांतरी खेती। तो देखिए इसके बारे में कुछ हम अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाए तो आप उसमें गलतियां ना करें। देखिए कृषि में वनस्पति को गिराकर उनको जलाकर खेत में बनाए जाते हैं, यानी वनस्पति जो वृक्ष इत्यादि खरपतवार उग जाते हैं, उसको गिरा करके उनको जला करके खेत में ही जला दिया जाता है। इस कृषि में किसान हल का प्रयोग नहीं करता, हल का जो है प्रयोग नहीं करता है, और वनस्पति को जलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इस कृषि में एक खेत पर कई सारी फसलें जैसे मक्का, चावल, सब्जियां आदि उगाई जाती है, और एक बार फसल काटने के बाद खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कर्तन एवं वहन कृषि भी कहते हैं। देखिए कर्तन के नाम से भी झूम खेती जाना जाता है, और वहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके एडिशनल नेम है, तो इसको आप जरूर याद रखें। इसके अलावा इसमें और जो एक पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। और देखिए इसमें दिया है कि इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है, जैसे मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। इन स्टेट में क्या है, इसको झूम खेती के नाम से ही जाना जाता है। बाकी के आपके पूछते नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन लेंदी आपका यहाँ से पूछा गया था कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। ठीक है, सारी विशेषताएं दे दी है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है, यानी उपजाऊ बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, और भूमि को जोता नहीं जाता, यानी हल नहीं जोता जाता इस पर, और उसमें क्या करते हैं, बीज छिड़क दिए जाते हैं और वो पौधा बन के उग जाता है। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कौन सी खेती का रूप बताया जा रहा है। तो पहला है सहकारी खेती, फिर है झूम खेती, फिर सीढ़ीनुमा खेती और सिंचाई खेती। तो बी ऑप्शन सही है, झूम खेती। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था रेशम कीट से। तो यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो पहला है चींटी, फिर है मच्छर, फिर रेशम का कीड़ा, और उसके बाद दिया है मधुमक्खी। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, रेशम का कीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब रेशम के कीट के बारे में और कुछ जान लीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन
बिल्कुल यहाँ से छूटे ना। देखिए इस जो रेशम का कीट है इसको पालन में रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, मतलब इस पालन में रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, सहतूत के पेड़ याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रेशम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन होता है और रेशम के प्रकार होते हैं टसर, मूगा, एरी और कोसा, ये रेशम के प्रकार हैं। ठीक है, भारत के कई स्थानों जैसे बनारस, पोचमपल्ली, असम रेशम के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं? गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और असम। तो ये केरल है। तो देखिए टैपियोका से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका था पिछले शिफ्ट में भी और यहाँ पे आज भी पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन आपका काली मिर्च से पूछा गया था। तो देख रहे हैं आप लोग जैसे चिड़ियों से संबंधित आपके क्वेश्चन जो है कुछ पजल के रूप में दिया जा रहा है, जैसे एक पोएम के रूप में दिया जाता है। जैसे यहाँ पर भी दिया गया था, काले काले मोती जैसे छोटी सी पर गोल हूँ। इसी तरह से और कुछ लाइनें थी जिसमें ऑप्शन में आपका काली मिर्च सही था ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि नीचे यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सेम टू सेम पूछा गया था आज के पेपर में। तो पहला ऑप्शन है लद्दाख, फिर है असम, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। तो असम और लद्दाख से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक आपका राजस्थान से भी पूछा गया था। राजस्थान से क्वेश्चन पूछे या फिर मिट्टी के बने घर की विशेषता पूछे तो एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसकी विशेषता थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि बांस और लकड़ी के जो घर होते हैं वो किस प्रकार के घर होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है, जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ये ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे होते हैं, बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद भारत के असम, यानी असम को ही असम कहते हैं, जैसे राज्य जहाँ बारिश बहुत होती है वहाँ पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर असम का ही जिक्र किया गया है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। एक चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि मान लीजिए व्यंजन पूछ दे तो मसोड़, टेंगा मछली और बांस से बने, बांस के पौधों से बने ये लोग फूड खाते हैं और चावल। तो ये असम के जो है लोकप्रिय व्यंजन है। तो ये मैंने यहाँ पर एडिशनल ऐड करना जरूरी समझा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए चमगादड़ से ना आपके कल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था जो मेरे से मिस हो गया था। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि बच्चे देता है। चमगादड़ जो है बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है, इसीलिए स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका आज पूछा गया था और इससे पहले भी पूछा गया था, तो इसीलिए एनालिसिस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बाज भी लिखा हो ना तो वो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक ही प्रजाति के हैं। चील, गरुड़, गिद्ध ये सब सारे एक ही चीज़ है, तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर किसी ने बाज पर ऑप्शन टिक किया है तो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, अगर आप लोग एनालिसिस वीडियो देख रहे होंगे तो लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। इसके अलावा हो सकता है कि कल बंगाल के खाड़ी से सटे राज्य पूछ दे तो उसको याद कर ले। यहाँ पर मैं सभी चीज़ें आपको करवा रही हूँ। तो देखिए पहला है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कर्नाटक, केरल, गुजरात। अब देखिए कर्नाटक, केरल, गुजरात, ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। एक बार मैं आपको मैप पर इसको दिखाती हूँ। देखिए ये मैप है और यहाँ पर आप लोग देखिए ये इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, दिख रहा है आप लोगों को, और ये है अरेबियन सी, अरब सागर। अब देखिए यहाँ पर आपका कर्नाटका भी इसी साइड है, केरला भी इसी साइड है। अगर आपका महाराष्ट्र आ जाए तो वो भी सही होगा और गुजरात भी सही होगा। तो ये सारे राज्य हैं जो आपके कहाँ से सटे हुए हैं, अरेबियन सी से सटे हुए हैं। इसी तरह से अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखिए
यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल की बात करें तो यहाँ पर आपका उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसके बाद आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। ये सारे राज्य हैं जो आपके कहाँ से मिलते हैं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी है। तो ये सारे राज्य जो हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, बे ऑफ बंगाल से, यानी बंगाल की खाड़ी से मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो आपके क्वेश्चन है उसको अच्छे से करें। देखिए ये सारे जो हैं आपको मैप में अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से मैप को थोड़ा सा देखा करें ताकि आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तटीय राज्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए अरब सागर से जो लगने वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा भी है, गोवा मैं आपको दिखा नहीं पाई, गोवा भी है, कर्नाटक और केरल है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इन सबको आप लोग अच्छे से मैप के थ्रू समझ लीजिए। इसके बाद देखिए राज्यों में सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा लगती है वो गुजरात की लगती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात की लगती है। और अगर सबसे ज़्यादा अगर दूसरी तटीय सीमा की बात करें तो वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि एक केंद्र शासित राज्य है। तो यहाँ पर राज्य पूछ दे तो गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखिए इससे पहले आपका न्यू मून पर पूछा था, तो न्यू मून क्या होता है, अमावस्या को कहते हैं, और यहाँ पर पूर्णिमा को कहते हैं फुल मून, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूर्णिमा के फेस्टिवल की बात करें तो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस जिसे हम गुरु पर्व कहते हैं, ये आपके पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। लेकिन अमावस्या को दीपावली मनाया जाता है। और भी फेस्टिवल सब हैं। तो यही क्वेश्चन आपका लगातार घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें। पूर्णिमा का याद करेंगे तो आप अमावस्या का अच्छे से लगा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूर्णिमा को कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो अमावस्या यानी न्यू मून वाले आप लोग ईजिली लगा लेंगे। किसी एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज के पेपर में। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है, कौन से राज्य का है, ओडिशा, मिजोरम, झारखंड और असम। तो ये है झारखंड। झारखंड में कहते हैं ना हम लोग जंगल को तोरांग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसी से संबंधित क्वेश्चन, तोरांग से संबंधित ही। जंगलों को बचाने के लिए सूर्यमणि और वासवी ने मिलकर एक केंद्र खोला, उस केंद्र का नाम क्या है, तो उस केंद्र का नाम तोरांग है, ठीक है। अब देखिए बछेंद्री पाल से फिर से क्वेश्चन पूछा गया। तो पहली भारतीय महिला है जो शिखर पर चढ़ी थी, कहाँ की, भारत की पहली महिला, ठीक है। और विश्व की 5वीं महिला, ये याद रखेंगे। और बछेंद्री पाल ने 1984 में इस शिखर पर चढ़ी थी। इससे अगर आप 30 जनवरी का पेपर देखें, 30 जनवरी मुझे लग रहा है, तो 30 जनवरी के पेपर में ही ये पूछा गया था। तो आप उसको उस दिन के एनालिसिस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मैं इसमें डिटेल में इसके बारे में बताई हूँ, बछेंद्री पाल के बारे में। बाकी आप इतना भी समझ ले तो वो भी काफ़ी है। देखिए एलोरा की गुफा से क्वेश्चन पूछा गया था। तो एलोरा की गुफा से क्या क्वेश्चन पूछा गया तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर एलोरा गुफा के बारे में कुछ बता देती हूँ, क्योंकि यही पूछा गया होगा। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इन्हें राष्ट्रकूट जो वंश के शासक थे उन्होंने ही इसको बनाया था। तो ये आपको बस यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन किया। बाकी मुझे पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीपी के शिक्षक का मूल्य कार्य है। तो शिक्षक का मूल्य कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को उनके अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना। बी है अपने तरीके से जानकारी को एकत्रित एवं व्यवस्थित कर शिक्षार्थियों की सहायता करना। शिक्षार्थियों के अवधारणात्मक समझ को सरल बनाना। उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सारे ही पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, तो ये सभी उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य आपसे पूछा गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य जो हैं, ऐसे ही दूसरे राज्य के बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें। देखिए अगर मध्य प्रदेश के उत्तर की बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में गुजरात है तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। तो ऐसे 5 राज्य हैं जो इनके निकटवर्ती राज्य हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी राज्य के बारे में समझ लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से सटे राज्य कौन कौन से हैं यानी निकटवर्ती राज्य, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद असम की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
त्रिपुरा, मेघालय, इसी के साथ गुजरात की बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसको मैप में ज़रूर एक बार देख लें। देखिए नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश से, अगर पूछ दे आंध्र प्रदेश का आपका ऑलरेडी पूछा गया था तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना की बात करें तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मिजोरम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि उसके निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था कि 12 से 2 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यही इसी प्रकार का क्वेश्चन 30 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया था, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये घड़ी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 और 3, 1 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, 8, 10 और 11। देखिए यहाँ ये मिनट की सुई 12 पर और ये आवर्स की सुई 2 पर। अब इस मिनट की सुई को 2 पर जाने के लिए कितना मिनट लगेगा, तो 10 मिनट लगेगा। और अगर इस पूरे मिनट की सुई को, अगर ये पूरी मिनट की सुई यहाँ से 12 से लेकर के यहाँ पर पूरा पहुँच जाती है तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, तो कितने डिग्री का बनाएगी, 360 डिग्री का। ये पूरा एक गोला कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का। कितने मिनट में बनाएगी, यानी ये इस 12 से वापस से इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो 60 मिनट लगे। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो यहाँ पर 60 मिनट लगेगा इसको। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 360 को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 6 पर कटेगा। तो एक मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, तो 10 मिनट को क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 डिग्री से। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऑप्शन में अगर आपने 60 डिग्री लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको उसी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं, आप लोग पियाजे को अच्छे से पढ़ कर जाए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो कौन सी अवस्था कहलाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववाद दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादल, लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। यानी वो निर्जीव चीज़ों में भी जीव ढूंढता है कि वो भी जिंदा है। खिलौनों में भी वो खिलौनों को भी समझता है कि उसको भी भूख लगती है। तो ऐसी वो कौन सी अवस्था होती है, तो वो अवस्था कहलाती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यही दोनों अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए, लेब वाइगोस्की, कोलबर्ग, NEP 2020, NCF 2005, समावेशी शिक्षा, इन सभी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को पढ़ते जाएं, क्योंकि वही टॉपिक रिपीट हो रहा है और क्वेश्चन आपके ना बिल्कुल लेंदी पूछ रहा है और मतलब लॉजिक लगा करके आपको आंसर लगाना है। मतलब जो बच्चा पेडागोजी अच्छे से पढ़ के गया होगा, जो भी कैंडिडेट, वो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक है, इसके बाद है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये ऐसा कहते हैं लेब वाइगोत्स्की। इसके बाद देखिए, हावर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं, तो ये है आपकी प्रकृतिवादी। ये सब मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। NEP से क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, तो बहुभाषावाद को सिफारिश करती है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, तो रचनावाद से। तो ये आपके आज के पेपर की एनालिसिस हो गया। और अगर आप लोगों का एग्जाम नेक्स्ट डे में होने वाला है तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग 1-2 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल टेंशन ना ले, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पेपर कंटेंट जो है 1-2 क्वेश्चन आपके बाहर से आ रहे हैं, बाकी सारे आपके सिलेबस से आ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगा करके अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से जाए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।